ओके, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। See, in your course, this periodic 2, you will have chapter number 7 and 9 in the course. 7 CSS that you have practiced also. Python जो लैंग्वेज है, पाइथन का मतलब होता है कि जो जैसे कि हमने CSS और HTML से वेब पेज बनाए थे ना, वैसे ही पाइथन को यूज में लेकर हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब है, वो पाइथन लैंग्वेज से बने। तो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम। जो भी हम, जैसे CSS में तुमने लाइंस लिखी थी ना, एक नोटपैड में जितनी भी लाइंस लिखी थी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइंस प्रिपेयर अ प्रोग्राम, और हर एक लाइन को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, और अ पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। जैसे कि आप लोगों ने भी, जो मैंने एक्टिविटी दी थी, आपने उसको प्रिपेयर किया खुद, तो आप भी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। द पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। और ये जो पाइथन है, जावा है, C++, CSS, HTML, सब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैंने क्लास 6 में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो वी राइट आवर इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। So what language we are using to give instruction to the computer, that is called high level programming language. तो पाइथन भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और C++, जावा, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश में लिखी होती है। मैंने जो इंस्टॉल करने का बताया था वीडियो में, वो समझ में आया पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है? नहीं आया तो वो पहले वाला वीडियो देख लेना। आपको ब्राउजर पे जाना है, और आपकी जो पेज नंबर, ये पेज नंबर 104 पर इसके प्रोसेस दे रखा है। ये जो स्टेप्स दे रखे हैं, इंस्टॉलिंग पाइथन, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है, www.python.org लिखेंगे, /डाउनलोड, तो पाइथन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। फॉलो दीज स्टेप्स टू डाउनलोड द पाइथन। पाइथन को डाउनलोड करने पर ये जो है IDLE पाइथन, ये आपके कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे आपको दिखाई देने लगेगा। यू जस्ट ओपन इट। ओपन करने पर ये जो विंडो आएगी, इसको बोलते हैं पाइथन विंडो। और ये जो है स्क्रिप्ट एरिया है, वेयर वी राइट द इंस्ट्रक्शन। ये 3 प्रॉम्प्ट आएंगे, ये जो 3 ग्रेटर देन के सिंबल आ रहे हैं, इनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन लिखना है। पहले मैं प्रोग्रामिंग पार्ट बता देती हूँ, फिर जो लास्ट वीडियो अगर देखा है तो उसमें से डाउट पूछें। तो पाइथन में कुछ भी लिखना होता है ना, कुछ भी डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज में लेते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि जैसे HTML में आप कैपिटल लेटर्स में लिखते थे या स्मॉल लेटर में लिखते थे, दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट इन पाइथन यू हैव टू राइट वॉट एवर केस आई टेल यू। यहाँ मैंने प्रिंट स्मॉल लेटर में लिखा है, तो आपको भी स्मॉल लेटर में ही लिखना है। यही सेम वर्ड अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया तो वो एरर देगा। प्रिंट करके ब्रैकेट में जो भी डबल कोट्स में मैं लिखूंगी टेक्स्ट, जैसे A lady of pillar कॉन्वेंट स्कूल, जो भी डबल कोट्स में मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर, और लास्ट में एंटर प्रेस किया, तो वो टेक्स्ट एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। तो if you want to display anything as it is, you have to write print command, and in the bracket you will write all the text
इन डबल कोट्स। और अगर आपको टेक्स्ट नहीं कोई नंबर लिखना है तो डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंट प्रिंट करके मैंने लिख दिया 5 + 8 विदाउट डबल कोट। तो ये एक नंबर है जो कि 8 और 5 को ऐड करके प्रिंट कर दिया इसने 13। तो इफ यू वांट टू राइट number or calculation of the number, you can write in the print after bracket, in this that bracket you will write the without double quotes। और कोई टेक्स्ट एज इट इज लिखवाना है तो हमें डबल कोट्स लिखना है। यही नंबर अगर मैंने 5 + 8 को डबल कोट्स में लिखा होता तो ये टेक्स्ट बन जाएगा। जो भी डबल कोट्स में लिखते हैं वो टेक्स्ट बन जाता है, वो नंबर नहीं रहता। तो उसने 5 + 8 को एज इट इज प्रिंट कर दिया। और अगर मैंने डबल कोट्स के बिना लिखा तो इसने ऐड करके प्रिंट किया है। तो इफ यू राइट एनीथिंग विदाउट डबल कोट्स इट विल कंसिडर एज अ नंबर, एंड इफ यू राइट एनीथिंग इन डबल कोट्स इट विल बी कंसिडर्ड एज टेक्स्ट। तो अगर मैंने यही चीज जो है, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, अब मैं डायरेक्ट 5 + 8 को प्रिंट किया है। अब अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, जैसे मैंने ए लिया, एक एक चीज ली ए, उसके अंदर इक्वल टू करके डाला 5, और नेक्स्ट लाइन में बी लिया इक्वल टू करके लिख दिया मैंने 8। यानी ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 8 मैंने असाइन की है। जैसे मैथमेटिक्स में आप असाइन करते हैं ना, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8 असाइन की, तो 5 जाके 8 में सेव होगा। यहाँ ए और बी जो है वो वेरिएबल कहलाते हैं इन अ प्रोग्राम। वॉट एवर वैल्यू यू असाइन इन अ स्पेस, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। ए के अंदर मैंने 5 की वैल्यू असाइन की है, इक्वल टू सिंबल लगाते हैं, यहाँ इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो आई हैव असाइन 5 इन द ए एंड आई हैव असाइन 8 इन द बी। अब अगर मैंने सी इज इक्वल टू लिख दिया ए प्लस बी, यानी कि सी के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो गई, दिख रहा है? सी के अंदर वैल्यू असाइन हो गई ए और बी का एडिशन। अब मैंने प्रिंट किया सी, तो इसने ऐड करके 13 दिया। तो यहाँ इस केस में मैंने डायरेक्ट 5 + 8 को ऐड किया है, और यहाँ मैंने पहले 5 की वैल्यू ए में असाइन की, 8 की वैल्यू बी में असाइन की, और सी में ए + बी करके सी को प्रिंट किया। तो यहाँ ए बी सी क्या कहलाएंगे? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज भी कर सकते हैं हम। पहले ए की वैल्यू 5 थी, अब मैंने ए की वैल्यू 10 कर दी, तो ये पहले वाले 5 को ओवरलैप कर देगा, ओवरराइट करके 5 को हटा के 10 कर दिया। बी की वैल्यू मैंने फिर से कर दी 15, 8 की जगह इसने 8 को इरेज करके अब ये 15 वैल्यू असाइन कर देगा। अब सी की वैल्यू मैंने कर दी a मल्टीप्लाइड बाई बी, और प्रिंट करके लिख दिया सी। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर देगा। Like that you can directly do calculation in the print option, or you can assign value in the variable। कई बार एक ही a और b दोनों की वैल्यू 10 करनी है मुझे, तो मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकती हूँ a = b = 10। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? a और b दोनों की वैल्यू हो गई 10। ये लिख कौन रहा है? लिखे नहीं स्क्रीन पे। c = a multiplied by b। Krishna Patel, don't write। प्रिंट सी करने पर आंसर क्या आएगा इस बार? 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। तो लाइक दैट यू कैन असाइन अ वैल्यू इन द वेरिएबल एंड यू कैन प्रिंट इट बाय डूइंग कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। अब है कि ये जो मैंने लिखा है ए के अंदर 10 की, ए और बी में 10 वैल्यू, जो ये जो मैं डिजिट असाइन कर रही हूँ, तो ये पाइथन में कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं? ये जो मैंने वैल्यूज, अगर मैंने 10 20 कोई डिजिट लिखा है तो इसको इंटीजर टाइप ऑफ डेटा बोलते हैं। और अगर मैंने वेरिएबल में मैं टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकती हूँ, जैसे ए की वैल्यू मैंने दे दी मेरा नेम। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे हम, तो मैंने ए की वैल्यू दे दी प्रियंका, और बी की वैल्यू दे दी मैंने राय। So whatever value you are assigning in the variable, you can assign a digit or digit which is called integer value. If you assign text in double quotes, it is called string value. When you assign a text, text क्या होता है? Contiguous set of characters represent in double quotes. तो ये वाला था स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। पहला वाला था इंटीजर डेटा जो डिजिट्स हैं, और दूसरा है स्ट्रिंग जो कि करेक्टर्स हैं, जो कि डबल कोट्स में लिखे हैं। अब अगर मैं प्रिंट सी में, या सीधा मैं प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट ए कॉमा बी। ए वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है? प्रियंका। बी में राय लिखा हुआ है। मैंने प्रिंट किया ए कॉमा बी, तो इसने पूरा नाम लिख दिया। पहले ए की वैल्यू क्या थी? प्रियंका, और बी की वैल्यू राय, तो इसने पूरा नाम डिस्प्ले कर दिया। तो लाइक दैट यू कैन असाइन अ स्ट्रिंग आल्सो इन द वेरिएबल और इंटीजर आल्सो इन द वेरिएबल। उसी तरह से फ्लोट डेटा टाइप भी होता है। फ्लोट में क्या होता है कि अगर कोई डिजिट आपने इंसर्ट की है, उसमें डेसिमल्स हैं, जैसे ए की वैल्यू 4.5, बी की वैल्यू 5.5, C is equal to A plus B। ए और राहुल। आवाज किसकी आ रही है? अगर डेसिमल में लिखा है पॉइंट्स यूज करके, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। तो यू कैन यूज थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप: फ्लोट, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। Now we discuss about the input function of Python। यहाँ पे ये मेन्यू बार में अगर आपको फाइल सेव करनी है, तो यू कैन सेव दिस फाइल। इनपुट फंक्शन जो है, ओके, अब मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ तो असाइन की है खुद। अगर आपको खुद असाइन नहीं करना, यूजर से वैल्यू पूछनी है, कि जो आपका प्रोग्राम देखेगा यूजर, वो खुद वैल्यू असाइन करेगा। हेलो, कौन बोला? मुझे लगता है मुझे म्यूट करना पड़ेगा, वेट। तो अभी मैंने क्या किया था, ए और बी की वैल्यू मैंने खुद असाइन करके सी में ऐड कर दिया। नाउ आई डोंट वांट टू असाइन द वैल्यू माई सेल्फ। आई वांट कि कोई और मेरा प्रोग्राम देखे तो वो खुद असाइन करे। जैसे कि उसके लिए मैं इनपुट लूंगी, किसी और से वैल्यू लेनी है तो मुझे इनपुट फंक्शन यूज में लेना है। इनपुट फंक्शन के लिए मैंने ए लिया, ए के अंदर वैल्यू मुझे क्या करनी है? असाइन नहीं करनी। मैंने लिख दिया इनपुट, ए इज इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट में, मैंने लिखा डबल कोट्स में एंटर फर्स्ट नंबर।
ए में मैंने क्या लिखा, इनपुट में एंटर फर्स्ट नंबर, इसको मैं एंटर करूंगी तो अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, देन आई असाइन 10। तो ये 10 कहाँ जाके सेव हो गया, ए के अंदर, क्योंकि ए इज इक्वल टू इनपुट लिखा था मैंने। अब बी इज इक्वल टू मैंने लिखा है इनपुट एंटर सेकंड नंबर। Now computer will ask me to enter the second number. I have entered 15, which will be saved in the B. तो A में वैल्यू चली गई 10, जो यूजर ने पूछा और हमने इंसर्ट किया, और दूसरा वैल्यू B में इंसर्ट होगी, जो कि इट विल आस्क यू एंटर सेकंड नंबर। देन C इज इक्वल टू, आई विल राइट A प्लस बी, सॉरी, A प्लस बी की जगह A प्लस n लिख दिया मैंने, A प्लस बी। नाउ प्रिंट ए। प्रिंट में मैंने लिखूंगी, पहले डबल कोट्स में मैंने लिखा द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, डबल कोट्स बंद किए, कॉमा करके लिख दिया मैंने सी। तो लिखा हुआ आ गया द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज। अब ये सी में इसने एडिशन 10 और 15 पूरा एडिशन नहीं दिया है। ए और बी को एडिशन करने की बजाय इसने क्या कर दिया, प्लस में 10 15 एज इट इज लिख दिया। ऐसा क्यों किया है, एक तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही थी क्या, ये दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. हाँ, मैं बता रही थी यहाँ पे मैंने a प्लस बी को ऐड किया, तो इसने a प्लस बी को ऐड करके 25 लिखने की बजाय 10 और 15 को इस तरह से जोड़ दिया, 10 और 15, और फिर कंबाइन करके लिख दिया। कंबाइन करके क्यों लिखा, इसका वजह ये कि इनपुट फंक्शन जब भी हम देते हैं तो ये जो भी हम एंटर करते हैं उसको एज अ टेक्स्ट लेता है। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो टेक्स्ट या स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा लेता है। अगर आपको इंटीजर टाइप ऑफ डेटा लेना है तो आपको असाइन यहाँ लिखना होगा कि a इज इक्वल टू, अब मुझे इंट लिखना होगा, तो मुझे स्ट्रिंग डेटा नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर डेटा चाहिए। इंट लिख के फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी इनपुट ब्रैकेट में, अब मैंने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट डेटा, और 2 बार ब्रैकेट क्लोज किया, एक बार इनपुट का, एक बार एंटर डेटा का। इंट के बाद का ब्रैकेट और इनपुट के बाद का ब्रैकेट 2 बार क्लोज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट वैल्यू मैंने 10 इंसर्ट की, दूसरा फिर से इनपुट लेना है, फिर मैंने दिया b इज इक्वल टू इंट, क्योंकि मुझे डेटा इंटीजर टाइप का चाहिए। इंट नहीं लिखूंगी तो वो स्ट्रिंग ले लेगा। इनपुट एंटर सेकंड डेटा, इस बार मैंने वैल्यू ले ली 15। नाउ c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब मैं जब प्रिंट करती हूँ c को तो इसने 25 दिया। तो इनपुट फंक्शन याद रखना, इनपुट फंक्शन विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, बट बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। अगर आप इंट नहीं लिखोगे तो वो डेटा जो भी इंसर्ट होगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा, और उसको जब आप ऐड तो हो जाएगा, लेकिन ऐड का मतलब तो होता है दो चीजों को जोड़ना। तो व्हेन यू पुट प्लस सिंबल तो वो दोनों टेक्स्ट को जोड़ देगा इंटीजर। अगर स्ट्रिंग भी होगा तो 10 और 15 को 10 15 लिख देगा। लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी लगाया तो वो एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग पर कोई भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होता है। और
इसी को आपको कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट इंट बिफोर द इनपुट, तो वो उसको पता चल जाएगा कि आपको इंटीजर डेटा चाहिए और आपको उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। समझ में आई ये बात? इसी तरह आपको यस मैम। अगर डेटा डेसिमल में आंसर चाहिए या इंट लिख के अगर आप इनपुट 10.5 कर रहे हैं तो वो एरर देगा। अगर आप डेसिमल में डेटा चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू इंट की जगह फ्लोट, फिर ब्रैकेट में इनपुट, एंटर फर्स्ट डेटा, डबल कोट्स में लिखना है। याद रखें अगर एज इट इज कोई चीज डिस्प्ले करानी है, एंटर फर्स्ट डेटा, 2 बार क्लोज, और फिर ये 10.5 दिया, b इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, एंटर सेकेंड डेटा, $25.6। अब c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। तो अब ये पॉइंट में आंसर देगा डेसिमल में। यही अगर मैंने इंटीजर लिया होता और पॉइंट में वैल्यू असाइन की होती, डेसिमल में असाइन की होगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, एरर देता। तो यू हैव टू रिमेंबर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। इंटीजर टाइप जिसमें सिंपल डिजिट इंसर्ट करेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। फ्लोट में अगर आपको डेसिमल वाली डिजिट चाहिए तो आपको डेटा टाइप से पहले फ्लोट लिखना होगा, और अगर आपको डेटा स्ट्रिंग में ही चाहिए तो इनपुट के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो है पाइथन में whatever data will be entered by the user, it will be taken by the computer as a string, not as an integer। कंप्यूटर में अगर आपको प्रिंट कराने में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि अब मैंने लिखा ए की ए इज इक्वल टू 10, यहाँ ए बी सी जो मैं वेरिएबल ले रही हूँ, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नेम, ए बी सी एक्स वाई जेड, या पूरा नेम ले सकते हैं। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10, वेरिएबल 2, वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, वॉट एवर इज योर चॉइस। बी की वैल्यू 20 है। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट ए कॉमा बी, तो 10 और 20 लिखा हुआ आ गया। बाई चांस मुझे 10, अगर मैं प्रिंट ए कॉमा बी करूंगी तो दोनों एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगे। अगर मुझे इनको अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पे एक चीज यूज में लेनी पड़ेगी, ए प्रिंट कराना, उसके बाद दूसरा दूसरी लाइन में कराना है, तो डबल कोट्स में ये जो ब्लैक बैक स्लैश है ये इसको लगाएंगे और एन लिखेंगे। इसका मतलब है कि न्यू लाइन। उसके बाद मैंने बी लिखा, तो ए के बाद एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी, और 10 के बाद 20 न्यू लाइन में आएगा। तो इफ यू वांट टू यूज अ न्यू लाइन तो आपको स्लैश एन लगाना है। इस तरह से अगर आपको एक ही लाइन में करना और स्पेस बढ़ाना है 10 और 20 का, प्रिंट ए लिख दिया मैंने कॉमा करके, मुझे स्पेस बढ़ाना है तो स्लैश करके मैं टी लिखूंगी। टी मतलब टैब, जैसे एमएस वर्ड में टैब की होती है वैसे यहाँ भी टैब देना है, स्पेस बढ़ाना है। तो अब ये देखिए यहाँ 10 और 20 के बीच स्पेस कम था, या मैंने स्लैश टी लगाया तो स्पेस बढ़ गया। तो ये जो टी है और स्लैश टी और स्लैश एन है, ये न्यू लाइन और टैब इंसर्ट करने के लिए इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये जो है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है इनको यूज करने से, यहाँ पे ऐसी चीज डिस्प्ले हो रही है जो कि प्रिंट में नहीं आता है। जैसे टैब है, टैब से स्पेस बढ़ेगा और न्यू लाइन से न्यू लाइन में आ जाएगा टैब। तो दीज टू आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस। टू इंसर्ट अ न्यू लाइन स्लैश एन, टू इंसर्ट अ space between the digit or string whatever is there,
we will use /t option. अब इन्हीं फंक्शंस को यूज में लेके मैं एरिया ऑफ स्क्वायर यूज में करती हूँ। कोई भी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, पहले मैंने ले लिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यही होता है ना स्क्वायर का एरिया। तो उसके लिए मैंने लेंथ नेम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू किया मैंने, इंट लिखा ब्रैकेट में इनपुट, एंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। आपसे खुद से पूछा कि स्क्वायर की लेंथ क्या है, लेंथ अब मैंने डाल दी 5। तो अब मैं एक और वेरिएबल लिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यही एरिया होता है स्क्वायर का। मैथमेटिक्स में पढ़ा है क्या? मैम ब्रेथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब मैंने प्रिंट कर दिया द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, कॉमा करके मैंने लिख दिया एरिया। तो ये लिखा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 बिकॉज द लेंथ इज 5। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके मैथमेटिक्स में कोर्स में है, पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ, यस मैम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वो भी ले सकते हैं, जैसे लेंथ एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने लिख दिया इंट इनपुट, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ जो है वो है 5। दूसरा ब्रेथ, इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, एल और बी भी ले सकते थे इसकी जगह। एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो भी मैंने डाल दिया 10। तो अब एरिया नेम का वेरिएबल लिया मैंने, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लिख दिया। अब प्रिंट करेंगे, जो भी एज इट इज लिखना उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, कॉमा करके एरिया को बिना डबल कोट्स लिखेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया, 50। तो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट एनी एरिया। अगर आपको कोई और फॉर्मूला भी पता है ट्राइंगल वगैरह का, तो वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो first download this Python from the browser and then practice these all। अभी तक किसी ने डाउनलोड किया था? डाउनलोड करने का एक नो मैम डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है, वेब ब्राउजर। इसके जो ये सर्च बॉक्स है उसके अंदर लिखना है www.python.org/download। ये डाउनलोड लिखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपने आप कोई सजेशन देगा। आपको 3.7.4 पे क्लिक करना है तो ये वेबसाइट्स डिस्प्ले करेगा गूगल, उसमें यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो नोट लिखा हुआ आएगा, नोट के नीचे फर्स्ट लाइन में एक टेक्स्ट है जो हाईलाइटेड है, इस पे क्लिक, इस पे माउस ले जाएंगे तो हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे डाउनलोड पाइथन ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप प्रोसेस देगा, उस पर क्लिक करके इसको
आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर जैसे ही हो जाएगा तो आपके स्टार्ट बटन पर ये पाइथन दिखने लग जाएगा। तो ये इसको डाउनलोड करना बहुत इजी है। उसके बाद आप इसको इस शेल में, इस स्क्रिप्ट एरिया में जो भी मैंने बताया है वो यूज़ करें। कोई डाउट है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसको आप वीडियो चेक करें, कोई जहाँ पे डाउट है वो देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट है तो फोन करके भी पूछ सकता है। तो Python is high level language which is used to create softwares, web pages, etc. And you can, these are the basic functions I have told you कि आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल में 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर जिसमें कि ओनली डिजिट्स होती है, फ्लोट जिसमें कि डिजिट डेसिमल पॉइंट्स के साथ होती है, और जो ओनली करेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, जो कि डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। तो ये 3 तरह के डेटा टाइप आप यूज में ले सकते हैं। टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन होता है। यूजर से आपको कुछ मांगना है कीबोर्ड से तो इनपुट। हाँ हेजल, वांट टू आस्क समथिंग? मैम हम इसके सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे फिर? ये तो अभी बेसिक सिखाया है मैंने। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और भी आगे सीखना होगा। तो आप सॉफ्टवेयर, जैसे आपका यूट्यूब है पूरा, वो पाइथन लैंग्वेज में लिखा है। इसी तरह से यूट्यूब, फेसबुक जैसे कोई भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये तो भी बेसिक है इसकी कि वेरिएबल डेटा टाइप्स वगैरह क्या होता है। इसको और डिटेल में जब आप लर्न करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जा सकता है पाइथन से। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्शन लिखते लिखते आपका पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। ये जीयूआई बेस्ड है। ये इस तरह के, जैसे आपको कोई गेम क्रिएट करना है, एक ऑनलाइन गेम बनाना है, आपको गेम का सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी तरह के जिसमें आइकन्स यूज में लेने हैं, तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर से डिजाइन किए जा सकते हैं। इफ यू लर्न डिटेल इन द पाइथन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ओनली, आई टोल्ड यू। आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, धीरे धीरे और पाइथन पढ़ेंगे। 11th 12th में अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत वास्ट लैंग्वेज है, आपको बहुत डिटेल में कोडिंग पढ़नी होगी। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। तो अभी आपका फर्स्ट स्टेप चल रहा है। धीरे धीरे अगली क्लासेस में हम और पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, सो थैंक यू मैम। टेकिंग हाँ, समझ में आ गया? तो ये 2 चैप्टर तैयार कर ले, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर दिए हैं। और आई विल Wednesday I will take a revision test of MCQs only, 10 questions. I will send link to your WhatsApp group. Okay. Okay, then good day all of you. मैम एमसीक्यू में ये सब हमको सर्च भी करना पड़ेगा क्या? एमसीक्यू में जो सर्च करते हैं वो सब भी करना पड़ेगा एमसीक्यू। आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। जो पूछना है वो मैं मैसेज करके पूछ लेना WhatsApp पे। मैम मैं कह रहा हूँ कि जो एमसीक्यू में हमको जो एचटीएमएल और पाइथन के सारे स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे क्या एमसीक्यू के MCQs लिए, तो जो या है मेन वो में नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शंस तो दे रखे होंगे उसके, तो आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे। पढ़ना तो पूरा चैप्टर पड़ेगा ही, बीच में से किसी का भी मैं एमसीक्यू बना दूं। जो फिलअप्स या क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिए हैं उसी को एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट हाँ। करके मैं ऑप्शन दूंगी। तो क्वेश्चन आंसर तो सारे लर्न करने ही अच्छा। हैं, उसी के अंदर से मैं एमसीक्यूज बनाऊंगी। तो आपका आंसर जज करना इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शंस विल बी गिवन बाय मी देयर।